Today we have to discuss about the physical properties of ether. Ether की physical properties हमारे को discuss करना है, right? सबसे पहले तो मैं ये बताऊं आपको कि ethers are quite volatile. Ethers जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना फिजिकल प्रॉपर्टीज को. यू डोंट टेक द थिंग्स लाइटली, आप बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते उसको, राइट? उसमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे को. नॉर्मली क्या होता है मैं ये बताऊं आपको कि नॉर्मली जो बच्चा होता है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ कम ध्यान देता है. बेसिकली दे कॉन्सेंट्रेट मोर एंड मोर ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज और द प्रिपरेशन एंड द राइट, इस तरीके से. तो इसीलिए उसको जानना जरूरी है हमारे को, कम से कम उसका एक उसका नेचर जानना, उसका फिजिकल नेचर जानना जरूरी है. तो जो ईथर्स हैं, दे ईथर्स आर कंसिडर्ड टू बी वोलेटाइल. ईथर्स अपने आप में वोलेटाइल माने जाते हैं, राइट? नाउ द क्वेश्चन कि वो क्यों वोलेटाइल माने जाते हैं, राइट? अब उसका लॉजिक क्या है? कोई कंपाउंड अगर वोलेटाइल है तो उसकी वोलेटिलिटी की क्या वजह होगी? उसकी वोलेटिलिटी की वजह है कि वोलेटिलिटी मतलब वो वेपर प्रेशर उसका ज्यादा है किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, राइट? उसका वेपर प्रेशर काफी ज्यादा होता है, और जितना ज्यादा उसका वेपर प्रेशर होगा, राइट, बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होता है, राइट? एंड सेम इज विद ईथर्स. ईथर का भी जो बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखोगे वो काफी कम होगा, राइट? क्यों? क्योंकि दे आर टू वोलेटाइल. अब वोलेटिलिटी होने की क्या वजह है? हाई वेपर प्रेशर होने की क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जो इंटर मॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन है, राइट, इंटर मॉलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, राइट, वो मिसिंग होती है. क्यों मिसिंग होती है? कोई भी ईथर ले लो आप, टेक द सिंपल केस, इट इज डाइमिथाइल ईथर या डाइथाइल ईथर ले लीजिए, CH3 CH2 and here it is O and here it is a CH2 and it is a CH3, right, with oxygen having the lone pairs of electron. बराबर. अब आप मुझे बताइए कि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्या चांसेस हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब होती है जब जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो या तो डायरेक्टली फ्लोरीन के साथ लगा होगा, या फिर डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ लगा होगा, या डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ लगा होगा, या अप टू सम एक्सटेंट वो क्लोरीन के साथ लगा होगा. बेसिकली अगर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये तीन एलिमेंट्स आते हैं, राइट? बट आप ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्लोरीन भी अप टू अ लेसर एक्सटेंट, मैं अप टू लार्ज एक्सटेंट नहीं बोल रहा हूं, अप टू लेसर एक्सटेंट अगर हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ लगा होता है तो हल्की हल्की हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, राइट? इस तरह के केसेस मैंने आपको ऑर्गेनिक में बताए हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, राइट? यहां पर अगर आप देखोगे तो जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के साथ लगा हुआ है, भले ही वो असाइक्लिक ईथर हो या फिर साइक्लिक ईथर हो, ऑक्सीवेन हो, ऑक्सीटेन हो, ऑक्सालेन हो, ऑक्सीपेन हो, बराबर है, कोई भी हो, बराबर है. उसके अंदर अगर आप देखोगे तो जो हाइड्रोजन है वो डायरेक्टली कार्बन के साथ लगा होता है, और इतनी ज्यादा पोलैरिटी इंड्यूस नहीं होती है. कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में इतनी ज्यादा पोलैरिटी इंड्यूस नहीं हो पाती है, और क्योंकि पोलैरिटी इंड्यूस नहीं हो पाती है इसीलिए देयर इज नो एनी क्वेश्चन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कोई क्वेश्चन नहीं होता है, राइट? इसीलिए ये काफी ज्यादा वोलेटिलिटी शो करते हैं, और क्योंकि काफी ज्यादा वोलेटिलिटी शो करते हैं इसीलिए इनका वेपर प्रेशर किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर काफी ज्यादा होता है, और जब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, राइट? एंड डेफिनेटली आप चेक कर सकते हैं कि जैसे कि हम अगर डाइथाइल ईथर की बात करें तो ये जो डाइथाइल ईथर है, मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज कंपेरेबल, इट इज कंपेरेबल विद दैट ऑफ अल्केन्स विद ऑलमोस्ट द सेम मोलर मास अल्केन, बराबर. जैसे ये डाइथाइल ईथर आपके सामने बना हुआ है, अगर इस डाइथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट आप देखोगे तो दैट बॉइलिंग पॉइंट इट इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट? वहीं अगर इसका कंपैरिजन किससे किया जा सकता है? इसका कंपैरिजन आप पेंटेन के साथ कर सकते हैं. पेंटेन इट इज C5H12, राइट? उसका जो बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखोगे दैट विल बी 36 डिग्री सेंटीग्रेड, वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, राइट? हाँ, यू कांट कंपेयर द ईथर्स विद दैट ऑफ द फंक्शनल आइसोमर्स अल्कोहल. आप अल्कोहल से कंपेयर नहीं करते हैं. आप जानते हैं कि ईथर और अल्कोहल दे शो द फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म.
फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म वो शो करते हैं, राइट। मतलब इसी का अगर मैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर पूछूं, राइट, तो वो हो गया ब्यूटेनॉल, CH3 CH2 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 एंड इट इज OH। चेक करिएगा, ये डाइथाइल ईथर, इसका फार्मूला इट इज C4H10O। यहां पर भी चेक करना, C4 इट इज 3 2 5 2 7 और 2 9 और 1 10, C5H10O बराबर है। दे आर द फंक्शनल आइसोमर्स। ये ईथर है, ये अल्कोहल है। और अल्कोहल्स अगर हम ब्यूटेनॉल की बात करें तो इट इज हैविंग द हाई वैल्यू ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज 117 डिग्री सेंटीग्रेड, 117 डिग्री सेंटीग्रेड। यू कांट कंपेयर, आप बॉइलिंग पॉइंट में कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर? क्योंकि यहां पर अल्कोहल की अगर मैं बात करूं तो आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि अल्कोहल्स हैव द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, R O and here it is H, then it is hydrogen bond, then it is HO and it is R, then again it is hydrogen bond, it is HO and it is R, राइट। इस तरीके से आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अल्कोहल्स की वोलेटिलिटी कम होती है, और जब वोलेटिलिटी कम होगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, राइट। तो ये बात करी अपन ने बॉइलिंग पॉइंट को लेकर, उसकी वोलेटिलिटी को लेकर, उसके वेपर प्रेशर को लेकर। अब हम बात कर रहे हैं उसकी सॉल्युबिलिटी को लेकर। अगर हम सॉल्युबिलिटी में कंपैरिजन करेंगे, अगर आप सॉल्युबिलिटी में कंपेयर करोगे, देन द ईथर्स हैव द ऑलमोस्ट द सेम सॉल्युबिलिटी एज दैट ऑफ अल्कोहल। अगर हम सॉल्युबिलिटी के अंदर कंपैरिजन करेंगे तो सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ईथर्स हैव ऑलमोस्ट द सेम सॉल्युबिलिटी, ऐसे लिखिएगा, ईथर्स हैव ऑलमोस्ट द सेम सॉल्युबिलिटी एज दैट ऑफ अल्कोहल। ईथर और अल्कोहल में जो सॉल्युबिलिटी होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। सॉल्युबिलिटी इट इज ऑलमोस्ट सेम, कंपेरेबल होती है, इसीलिए मैंने ये साइन लगा दिया है, राइट। ईथर्स और अल्कोहल में जो सॉल्युबिलिटी होती है वो ऑलमोस्ट कंपेरेबल होती है, राइट। क्यों कंपेरेबल होती है? मतलब वाटर में सॉल्युबिलिटी में, वाटर के अंदर बात कर रहा हूं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ईथर्स जो हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। ईथर्स हैव द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद दैट ऑफ वाटर। अगर ईथर है ये R, इट इज O एंड हियर इट इज R, राइट। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है किसके साथ में? पानी के साथ, HO एंड इट इज H। चेक कर लीजिएगा, राइट। ईथर्स जो हैं वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, और क्योंकि वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं, राइट, इसीलिए वो सॉल्युबल हो जाते हैं। भाई कोई कंपाउंड कब सॉल्युबल होगा? कोई कंपाउंड पानी के अंदर तब सॉल्युबल होगा जब वो पानी के साथ किसी तरह का कोई इंटरेक्शन करेगा। तो यहां पर अगर हम ईथर की बात करें तो ईथर्स हैव द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद दैट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, बराबर है। मतलब ईथर पानी के साथ हैंडशेक करते हैं, मतलब इंटरेक्शन होना जरूरी है टू हैव द सॉल्युबिलिटी, राइट। इंटरेक्शन होना जरूरी है। अब वो इंटरेक्शन किसी भी तरीके से हो सकता है, राइट। तो इसीलिए ईथर्स की सॉल्युबिलिटी अच्छी मानी जाती है। जैसे अगर हम कंपेयर करें डाइथाइल ईथर, जिसको के आप कहते हैं इथॉक्सी इथेन, राइट, इसकी अगर हम सॉल्युबिलिटी पे बात करें तो ये आप कहते हो इट इज 7.5 ग्राम, 7.5 ग्राम पर 100 ml। इसमें थोड़ा सा करेक्शन करिएगा, इट इज पर 100 ml, पर 100 ml ऑफ वाटर। डाइइथाइल ईथर को अगर आप कंपेयर करोगे, राइट, ब्यूटेनॉल के साथ में, तो डाइइथाइल ईथर की अगर मैं बात करूं तो ये 7.5 ग्राम पर 100 ml होगा, राइट। अगर मान लीजिए कि हम पेंटेन की बात करें, CH3 CH2 होल थ्राइस CH3, राइट, पेंटेन, इट इज इनसॉल्युबल। पेंटेन की अगर मैं बात करूंगा तो इट इज इनसॉल्युबल। और अगर मैं ब्यूटेनॉल की बात करूं, इट इज CH3 CH2 होल थ्राइस एंड इट इज OH, राइट। तो इसकी सॉल्युबिलिटी 9 ग्राम पर 100 ml आपको देखने में आती है। ब्यूटेनॉल की अगर हम बात करेंगे तो ब्यूटेनॉल के अंदर ये हमारे को मिलती है, इट इज 9 ग्राम पर 100 ml। मतलब जस्ट चेक करिएगा कि सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो सॉल्युबिलिटी जो है इट इज क्वाइट कंपेरेबल,
राइट नेक्स्ट उस पर हम जा रहे हैं। द नेक्स्ट थिंग इट इज द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करें तो इट इज क्वाइट डाइपोलर। सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ईथर्स जो हैं इनका डाइपोल मोमेंट काफी हाई होता है, काफी हाई होता है। जैसे कि अगर डाइथाइल ईथर की हम बात करेंगे तो डाइथाइल ईथर से अगर आप कंपेयर करोगे राइट तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है इट इज 1.18 डी बाय 1.18 डेबिए, दो इट इज लेसर देन दैट ऑफ वाटर। अगर हम वाटर की बात करेंगे, अगर हम वाटर की बात करेंगे तो वाटर के मुकाबले ये कम है। राइट इट इज 1.8 डेबिए होता है। राइट डाइपोल मोमेंट राइट ईथर का काफी अच्छा खासा होता है। राइट जस्ट सी इट इज 1.18 डी बाय दो इट इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। राइट डाइपोल मोमेंट की क्या वजह होती है? डाइपोल मोमेंट की वजह होती है कि इसमें नेट पोलैरिटी मिलेगी, आपको नेट पोलैरिटी मिलेगी। जब जब कोई मॉलिक्यूल अगर नॉन पोलर है तो अगर कोई मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो उस सिचुएशन में आप कहते हैं द डाइपोल मोमेंट इज जीरो। बराबर। जैसे ढेर सारे केसेस हमारे पास BCl3 कार्बन टेट्राक्लोराइड मीथेन राइट कार्बन डाइऑक्साइड देयर आर सो मेनी मॉलिक्यूल्स व्हिच आर कंसीडर्ड टू बी नॉन पोलर। बट ध्यान रखना ईथर्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स, they have the net polarity and because of the net polarity they have the dipole moment, net dipole moment आपको मिलेगा। राइट और अगर मान लीजिए कि साइक्लिक ईथर है तो अगेन ये बात सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा कि साइक्लिक ईथर्स, इसमें जरा नोट कर लीजिएगा, साइक्लिक ईथर्स नोट करेंगे जरा फास्ट। साइक्लिक ईथर्स have the large value of the dipole moment. Cyclic ethers shows the large value of the dipole moment. इथिलीन ऑक्साइड लिखिएगा, इथिलीन ऑक्साइड एंड द THF ब्रैकेट में लिख लीजिएगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन have the dipole moment, have the dipole moment in the range of, have the dipole moment in the range of 1.7 to 1.8 dBA, 1.7 to 1.8 dBA, which is comparable to dBA or dBi, which is comparable to that of water, which is comparable to that of water. Right, ethylene oxide. राइट ये रहा फार्मूला बच्चों, अगर जिसको परेशानी हो। राइट ये इथिलीन ऑक्साइड, आपने इथिलीन ऑक्साइड और THF को लिया है। राइट ये THF है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, इट इज CH2, हियर इट इज CH2 एंड हियर इट इज O एंड हियर इट इज O। राइट ये है आपका इथिलीन ऑक्साइड। बराबर है, जिसको कि आप डेफिनेटली कह सकते हैं इपॉक्सी इथेन, जिसको आप डेफिनेटली कह सकते हैं इपॉक्सी इथेन, जिसको आप ऑक्सीरेन भी कह सकते हैं, ऑक्सीरेन। और ये है आपका टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। बराबर है। इन दोनों का जो डाइपोल मूवमेंट है, इन दोनों का जो डाइपोल मूवमेंट है वो डाइपोल मूवमेंट हमारे को काफी ज्यादा मिलता है। इट इज इन द रेंज ऑफ 1.7 टू 1.8 dBi। मतलब ये सारी बातों को, असाइक्लिक और साइक्लिक ईथर को राइट डाइपोल मूवमेंट को देखने के बाद आपको यह चीज पता चली होगी कि दे हैव द हाई वैल्यू ऑफ द डाइपोल मूवमेंट। और क्योंकि इनकी वैल्यू काफी ज्यादा है, दे आर द पोलर मॉलिक्यूल्स राइट, इसीलिए ये बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से जो रिएजेंट होते हैं, बराबर है, जो कुछ रिएजेंट्स हैं या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं राइट, उनको बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्वेट भी करते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्वेशन भी परफॉर्म करते हैं। जैसे कि एक सिंपल सी मैं बात बताऊं आपको, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो रिएक्शन परफॉर्म करते हो, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आप ईथर के अंदर परफॉर्म करते हो, ड्राई ईथर के अंदर आप परफॉर्म करते हो। और आप ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं, आप ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसमें डाइइथाइल ईथर राइट एंड द टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, दे आर द वेरी कॉमन सॉल्वेंट्स, दे आर द वेरी कॉमन सॉल्वेंट्स। मतलब आपको ये चीज तो पता होगी कि ये एज अ रूल की तरह काम करता है, एज अ रूल की तरह काम करता है। ये चीज एज अ रूल की तरह काम करती है कि अगर मान लीजिए कि क्लोरोबेंजीन का अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना चाहा
क्लोरोबेंजीन का अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना चाहा, राइट, तो ये आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि उस सिचुएशन के अंदर तो आपको टीएचएफ सॉल्वेंट की तरह लेना बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों ऐसा माना जाता है? ऐसा इसलिए माना जाता है, मतलब ईथर सॉल्वेंट की तरह काम करता है, बराबर है, तो ईथर स्टेबिलिटी देता है। ईथर जो सॉल्वेंट की तरह काम करता है, तो इसलिए सिर्फ इसीलिए वो सॉल्वेंट की तरह काम नहीं करता है कि वो इनर्ट है। ये बात सही है कि ईथर्स आर इनर्ट, बराबर है, बहुत आसानी से रिएक्ट नहीं करते ईथर, बट ये भी बात सही है कि उसका एक दूसरी वजह यह है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप बनाते हो, उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सॉल्वेशन करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सॉल्वेशन परफॉर्म करते हैं, बराबर है। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो मैग्नीशियम होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो मैग्नीशियम होता है, राइट, इसके ऊपर जो चार्ज होता है, मैग्नीशियम के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि मैग्नीशियम इज हैविंग द पॉजिटिव चार्ज। तो मैग्नीशियम का जो पॉजिटिव चार्ज है, उसको ये जो हमारे ईथर्स होते हैं, ये जो हमारे ईथर होते हैं, थ्रू ऑक्सीजन वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, थ्रू ऑक्सीजन। मतलब जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सॉल्वेशन करते हैं, राइट। मतलब ये डाइपोल मूवमेंट को लेकर भी हमने चर्चा करी, राइट। अब मैं थोड़ा सा इसको बता दूं कि बॉन्ड एंगल का, राइट, अगर जैसे ईथर को कंपेयर करोगे, ये लास्ट चीज मैं ले रहा हूं फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, दैट इज ऑन द बॉन्ड एंगल, राइट। देखिएगा, राइट। अब जैसे अगर हम वाटर की बात करें, HO एंड इट इज H, राइट, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। देन इट इज CH3O एंड इट इज H, दिस इज मिथाइल अल्कोहल। बच्चों कुछ भी पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा, अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड एंगल, बराबर है। तो इसीलिए ये बातें वाकई जरूरी होती हैं, कुछ बातें वाकई जरूरी होती है, राइट, जिसके ये बेसिक बात है। अब ये बेसिक बात ले रहे हैं अपन, कोई इसमें कोई बहुत ज्यादा, इट्स नॉट अ कॉम्प्लेक्स थिंग, बट जानना जरूरी है। इसका बेसिक चीज है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाए। तो अब ये मिथाइल अल्कोहल है, मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया, ये मिथाइल अल्कोहल बन गया, राइट। द नेक्स्ट वन, इट इज CH3 and it is O and it is CH3, right. Again the oxygen is having the two lone pairs, right, and the last one is CH3 whole thrice C and it is O and here it is a C, CH3 whole thrice, right, with oxygen having the two lone pairs, right. अगर इनके बॉन्ड एंगल पर एक निगाह डाली जाए, right, तो ये तकरीबन होता है अप्रोक्सीमेटली इट इज 105 डिग्री पानी का, राइट। आप बॉन्ड एंगल तकरीबन 105 डिग्री लेते हैं, राइट। इसके अगर बॉन्ड एंगल पर निगाह मारी जाए तो इट इज 108.5 डिग्री, राइट। इसके बॉन्ड एंगल पर अगर आप डालोगे तो तकरीबन ये 112 डिग्री, राइट। और अगर इसमें देखोगे आप तो दैट विल रीचेज अप टू 132 डिग्री, 132 डिग्री तक पहुंच जाता है, राइट। जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल मतलब कौन सा बॉन्ड एंगल की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, हम ये वाले बॉन्ड एंगल, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज कि आप बोलेंगे कि सर ये जब बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन जो लोन पेयर है, ऑक्सीजन, हर ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर है, राइट। तो जब दो लोन पेयर है और एज पर द VSEPR थ्योरी, अगर हम VSEPR थ्योरी के हिसाब से बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो लोन पेयर रिपल्शन माना जाता है, बट नहीं, यहां पर जब ईथर की हम बात करेंगे तो ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप का जो रिपल्शन है वो ज्यादा माना जाएगा, वो ज्यादा होता है, राइट, एंड इट एक्सीड्स ऑफ दैट ऑफ लोन पेयर रिपल्शन, ये लोन पेयर रिपल्शन को एक्सीड करता है, राइट। इसीलिए जो बॉन्ड एंगल है, राइट, आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा हूं किसी अल्काइल ग्रुप से, तो जो बॉन्ड एंगल है वो बढ़ता चला जा रहा है, और अल्टीमेटली जब बहुत ही हेवी मैंने अल्काइल ग्रुप ले लिया, दैट इज टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप जब मैंने लिया, तो यू कैन जस्ट सी that it becomes too much, it is 132 डिग्री तक चला जाता है,
right? So this is something about the bond angle. Now we are coming on the chemical properties, right? Heading दीजिएगा chemical properties of ether. मैं अभी बच्चों असाइक्लिक को लेकर बात कर रहा हूं, प्लीज आप समझने की कोशिश करिएगा, राइट? मैंने अभी तक साइक्लिक ईथर से डिस्कस नहीं किए. जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, जनरल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर. राइट, इसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं क्लीवेज. सबसे पहले लिखिएगा, इट इज द क्लीवेज बाय हीटिंग विद एसिड्स. क्लीवेज बाय हीटिंग विद एसिड्स. राइट, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि ईथर्स आर कंसीडर्ड टू बी नॉन रिएक्टिव एज सच. इतनी आसानी से ईथर रिएक्ट नहीं करते हैं, राइट? आपने हेडिंग दी है क्लीवेज बाय हीटिंग विद एसिड्स, राइट? अब यहां पर ध्यान रखना सारे बच्चे, एक बात को ध्यान में रखिएगा कि ईथर्स अपने आप में बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी शो नहीं करते हैं. मतलब अगर जैसे मैं आपसे एक सवाल करूं, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ EtOEt विद दैट ऑफ सोडियम, सोडियम के साथ क्या रिएक्शन होगी, राइट? डाइथाइल ईथर की. आप जानते हैं सोडियम इज टू रिएक्टिव, बराबर है, वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, राइट? अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या रिएक्शन करवाओगे तो आप बोलेंगे सर इट इज नो रिएक्शन. इट इज डेफिनेटली नो रिएक्शन. क्या करवाओगे आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए आप क्या करवाओगे, राइट? सोडियम जब ऑक्सीडाइज होगा, तो जब सोडियम ऑक्सीडाइज होगा तो हु इज गोइंग टू टेक अप द इलेक्ट्रॉन? आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले सकता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो सकती है. अरे बच्चों, अगर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होनी होती, अगर हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व होनी होती तो फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन आप ईथर में क्यों करवाते हो? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो कि इतना ज्यादा रिएक्टिव माना जाता है, बराबर है, कि पानी का अंश भी नहीं होना चाहिए, वाटर वेपर्स भी नहीं होनी चाहिए, बराबर है, वो इतना रिएक्टिव माना जाता है, और उसी की रिएक्शन आप डाइथाइल ईथर में करवाते हो, राइट? या ड्राई ईथर में आप परफॉर्म करते हैं. इसका मतलब ये है कि दे आर नॉट एज सच रिएक्टिव. इन बातों से क्या कंक्लूजन निकल रहा है? इन बात से एक बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि ईथर्स कोई बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, राइट? तो इसीलिए अगर एसिड की भी हम बात करेंगे तो एसिड के साथ भी उनकी जो रिएक्टिविटी होगी, राइट, वो कोई बहुत ज्यादा नहीं होगी, राइट? उसको हीट करना पड़ेगा तभी जाकर वो रिएक्टिविटी शो करेंगे. अब मैं एक केस ले रहा हूं आपके सामने, देखिएगा. अगर मान लीजिए कि हमारे पास है, इट इज CH3O CH3 CH2 CH3, राइट? जिसको कि आप लोग कहते हैं मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन, और यू कैन से इट इज इथाइल मिथाइल ईथर, राइट? और मान लीजिए कि मैंने एसिड का इस्तेमाल किया HI. आप बोलेंगे सर HI इस्तेमाल क्यों किया जाता है? HI इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जो रिएक्टिविटी है वो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा HI की होती है. HI की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा मानी जाती है, राइट, टूवर्ड्स ईथर. तो अब मैंने HI लिया. अब जब HI में लूंगा तो H अपना H पॉजिटिव देगा, HI अपना H पॉजिटिव देगा, और ये प्रोटोनेटेड ईथर का फॉर्मेशन होगा, CH3O, and here it is H, and here it is a CH2 CH3, and it is a positive charge, बराबर, जिसको आप लोग कहते हैं प्रोटोनेटेड ईथर. सर रिवर्सिबिलिटी का साइन आपने लगाया है, राइट? एसिड बेस रिएक्शन है ना, तो एसिड बेस रिएक्शन बेसिकली रिवर्सिबल मानी जाती है, राइट? ये H पॉजिटिव इसने दिया तो HI अपने आप में एसिड की तरह काम कर रहा है, HI अपने आप में एसिड की तरह काम कर रहा है, और इसने H पॉजिटिव लिया, इसका मतलब ये बेस की तरह काम कर रहा है, राइट? तो यहां पर हमने रिवर्सिबिलिटी शो कर दी. अब पीछे रह गया I नेगेटिव, पीछे हमारे पास रह चुका है इट इज I नेगेटिव. अब ये जो I नेगेटिव है, ये I नेगेटिव, अच्छा ये भी बात आप मानते हैं कि I नेगेटिव की साइज काफी बड़ी होती है, और ये अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक परफॉर्म करेगा. कैसा न्यूक्लियोफिलिक अटैक? अनडाउटेडली इट इज द SN2 अटैक.
इट इज SN2 अटैक होगा। ये जो I नेगेटिव है वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और यहां से ये बॉन्ड निकल जाएगा। इट मींस इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ ICH3 प्लस CH3 CH2OH ICH3। और ये जो मैकेनिज्म मैंने फॉलो करवाया है इट इज ऑब्वियसली SN2 पाथवे, SN2 पाथवे हम फॉलो कर रहे हैं, राइट। यहां आप समझ रहे होंगे कि कोई गुंजाइश नहीं है, यहां पर कोई गुंजाइश नहीं है सच कि वो आप SN1 पाथवे को फॉलो करें। हाँ, और क्योंकि आप हीटिंग भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो हीटिंग परफॉर्म कर रहे हो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा कि यहां पर ये जो अल्कोहल बना है ये अल्कोहल फर्दर इसका प्रोटोनेशन होगा। HI जो है वो HI फर्दर इसके साथ रिएक्ट करेगा, इट मींस यहां पर जो है ये H पॉजिटिव इसको प्रोटोनेट करेगा, ये ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करेगा, right, resulting into the formation of CH3 CH2 and here it is OH and it is positive charge जिसको आप कहते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाया आपने, राइट, लिख लीजिएगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल, राइट। उसके बाद I नेगेटिव, राइट, इसके ऊपर SN2 अटैक परफॉर्म करेगा और यहां से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, माइनस ऑफ H2O, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3 एंड हियर इट इज अ CH2 एंड हियर इट इज I। ये आपका इथाइल आयोडाइड, मतलब आपको मिथाइल आयोडाइड भी मिला और आपको इथाइल आयोडाइड भी मिला, राइट। इसको उतार लीजिएगा। राइट, इसका मतलब क्या हुआ देखिएगा, एक चीज को मैं बता दूं आपको, राइट, ये नोट कर ली होगी आपने। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि एग्जामिनर आपको इस तरीके से देता है MEOET, राइट, और अब आपने इसकी रिएक्शन HI के साथ मतलब ऐसे लिखकर छोड़ दिया, बस इस तरीके से लिखकर छोड़ दिया, तो अब आप क्या करेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा, राइट, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो प्रोटोनेशन होगा ईथर का, ईथर का प्रोटोनेशन करवाया आपने, ये रिवर्सिबली, इट इज MEO एंड हियर इट इज H पॉजिटिव चार्ज एंड हियर इट इज ET, राइट, और पीछे I नेगेटिव है गया। और अब यहां पर अगर कोल्ड कंडीशन आप मेंटेन करेंगे, प्लीज इस बात को ध्यान में रखिएगा, कोल्ड कंडीशन अगर आपने रखी तो उस सिचुएशन के अंदर सिर्फ I नेगेटिव इस पर पीछे से अटैक परफॉर्म करेगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, इट मींस आपको मिथाइल आयोडाइड मिलेगा, मिथाइल आयोडाइड प्लस इथाइल अल्कोहल ETOH आपको मिल जाएगा, राइट। बट अगर मान लीजिए कि आपने कंडीशन को हॉट किया, राइट, यहीं पर आपने हॉट किया उसको, तो जिस समय आप हॉट करेंगे तो सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि देन यू विल आल्सो गेट द इथाइल आयोडाइड। और वो इथाइल आयोडाइड कैसे मिलता है वो अभी मैंने आपको बताया था, अभी हमने डिस्कस किया। तो ध्यान रखिएगा कि जब कोल्ड कंडीशन आप रखोगे तो रिएक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाएगी, बट अगर आप हॉट करेंगे, राइट, हीटिंग परफॉर्म करेंगे, तो उस सिचुएशन के अंदर, तो आपने जो हेडिंग दी थी वो तो हीटिंग का केस था, तो हीटिंग का केस था, इसका मतलब ये कि वहां पर आप अल्कोहल को फर्दर रिएक्ट करवाएंगे, फर्दर रिएक्शन होगी, राइट। अब अगर मान लीजिए कि मैं, अब यहां पर क्या था, ये जो अभी मैंने केस लिए थे इसमें दोनों तरफ आपके सिंपल अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए थे, बट अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये सिचुएशन होती, इट इज अ CH3O एंड हियर इट इज अ CH3 एंड हियर इट इज अ CH3, राइट, ये हमारा एक ईथर है, और अब इस ईथर का मैंने HI के साथ ट्रीट करवाया, तो जिस समय मैं इसको HI के साथ ट्रीट करवाऊंगा तो सबसे पहले तो ये प्रोटोनेशन हो गया, इसका मतलब यहां पर ये है CH3 एंड हियर इट इज O, हियर इट इज H एंड इट इज पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज अ C एंड हियर इट इज अ CH3 एंड हियर इट इज अ CH3,
राइट, ये बन चुका है। अब गौर से चेक करिएगा, यहां पर SN1 पाथवे फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि जो टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन है, दैट टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन इट इज ए टू स्टेबल। तो अब यहां से ये बॉन्ड लेकर चले जाएगा और ये SN1 पाथवे यहां पर हो जाएगा। इट इज SN1 पाथवे, CH3OH प्लस CH3 and it is positively charged, राइट। और अब यहां पर आयोडाइड आयन अटैक करेगा, ये जो I नेगेटिव है, राइट, वो I नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3 टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड, CH3 होल थ्राइस CI, राइट। ये SN1 पाथवे का केस है। मतलब सीधी सी बात है बच्चों, बी मेंटली प्रिपेयर्ड। इसका हर बार आप बोलते हैं कि सर हर बार आप टर्शरी ब्यूटाइल लेते हो, राइट, जरूरी नहीं है। ऐसा कोई कार्बोकेटायन बनना चाहिए जो समहाउ स्टेबलाइज करता हो, इट मे बी बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, इट मे बी बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, बराबर है। सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट, आप जानते हैं कि सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर आप इतनी ज्यादा